नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट के तहत क्लास नंबर 15 के अंतर्गत साइंस के आज 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे, 50 क्वेश्चंस हम आज देखेंगे इनको। और आप इसको करते रहेंगे। हम 8 से 10 क्लासों में साइंस को पूरी तरह से क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस तरह के कर लेंगे ताकि पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। और बाकी हम जो है जीएस की हर सब्जेक्ट की क्लास हम देख रहे हैं। अन्य सब्जेक्ट्स आप तैयारी करते चलेंगे, आपको एग्जाम में ज़्यादा इनका समय देखने को नहीं मिलेगा, तो आप सीरियसली चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। पहला है, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। और 2 से 3 बार अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार चला कर देख लीजिए, आपकी पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल भी इनको बोलते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक, यहाँ पर गलत होगा। तो जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक, यहाँ पर जनक होगा, किसे कहा जाता है? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये लामार्क एवं ट्रेवेरेनस थे, इन्होंने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका का श्वसन स्थल है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वर्ष 1955 में लाइसोसोम की खोज हुई थी। तो इस खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी डी डुए साहब ने। डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी 1955 में। किसे आत्महत्या की शैली कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। तो ये बोलते हैं लाइसोसोम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार ग्रुप डी की परीक्षाओं, ग्रुप डी से रिलेटेड जितनी एमटीएस वगैरह परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेप्लेसिया हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये रेप्लेसिया हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ये होता है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा। तो दोनों आप क्वेश्चन याद रखेंगे। वुल्फिया, वुल्फिया सबसे छोटा, सबसे बड़ा पुष्प पूछा है तो रेप्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प पूछा है तो वुल्फिया हो जाएगा। अगला है, ये आकार में होगा, ये आकार के अनुसार है, पुष्प हैं। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष हो जाएगा सिकोया। सिकोया जो है विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। सिकोया क्या है? तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। इसी तरह से अनुवांशिकी का पिता पूछा जाए, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए, तो ये कौन होंगे? ये मेंडल साहब हो जाएंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? या अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। इसी तरह से विश्व का सबसे छोटा पक्षी अगर पूछा जाए कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। इसी तरह से पूछा जाए मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक एम्फीबियन वर्ग का जंतु है, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह रहता है, इसलिए एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियन किसको बोला जाता है? एम्फीबियंस उन जंतुओं को बोला जाता है जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस बोला जाता है। तो मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो ये एम्फीबिया वर्ग का जंतु हो जाएगा। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग, जो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग था मेंडल ने किस पौधे पर किया? तो ये सिंपल से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनुवांशिकी का जो प्रयोग था मेंडल ने किस पौधे पर किया था? तो ये अनुवांशिकी का प्रयोग मेंडल ने जो मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर अनुवांशिकी प्रयोग किया था किसने? ये मेंडल ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे इसको। अगला है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। तो हरगोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। तो ये कौन थे? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे हरगोविंद खुराना। तो याद रखेंगे इसको। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल द्विगुणित कुंडली किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विगुणित कुंडली मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए का
प्रमुख कार्य क्या है? तो ये अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जो अनुवांशिकी से रिलेटेड मनुष्य में परिवर्तन होते हैं वो सारे परिवर्तन को कौन संचालित करता है? तो ये डीएनए करता है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। इसी तरह से मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गिल से सांस लेती हैं। जो गलफड़े उनके होते हैं, गिल्स होते हैं, उनके द्वारा मछलियाँ श्वसन का काम करती हैं। इनका जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो गिल हो जाएगा, गिल। भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र में व्याप्त मृदा कौन सी है? तो भारत क्षेत्र में सर्वाधिक व्याप्त मृदा अगर पूछी जाए तो यह जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है आगे है जल धारण शक्ति किसमें सबसे अधिक होती है? तो जल धारण शक्ति अगर पूछा जाए किसमें सबसे अधिक होती है तो चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। जल धारण क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सतह जिसमें जीव रहते हैं उसको जीवमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवमंडल बोला जाता है। स्तनधारियों में हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो 4 कोष्ठ का होता है। 4 कोष्ठ उनके हृदय में होते हैं जितने भी स्तनधारी हैं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है? एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो हरे और लाल में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। तो हरा और लाल उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है। तो एक वर्णांध व्यक्ति में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन साहब ने दिया था। चाय या कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन के कारण किसकी कमी हो सकती है? तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। किसकी हो सकती है? विटामिन B12 की कमी हो सकती है यदि आप चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन करते हैं। विटामिन B12 कर लिख दिया है, विटामिन B12 ऐसे लिख लेंगे। तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है यदि आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। अगला है पोलियो की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी जोनास ई साल्क ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जोनास ई साल्क ने बनाई थी। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? तो जोनास ई साल्क ने बनाई थी। जोनास ई साल्क ने पहली पोलियो वैक्सीन बनाई थी। रक्त का पीएच मान अगर पूछा जाए तो कितना होगा? तो रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4 क्या होगा? रक्त का पीएच मान हो जाएगा। इसी तरह से रेडियोधर्मिता की अगर यूनिट पूछी जाए तो क्या होगी? तो क्यूरी हो जाएगी। क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूरी हो जाएगी रेडियोधर्मिता की यूनिट। आगे है हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हरे कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता, क्या कहलाता है? तो ये परमाणु कहलाता है। तो परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो हेनरी बेकरल ने लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो ये हेनरी बेकरल थे। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो आपको पता होगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो क्या होगा? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाहरी कक्षाओं में। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिल सकता है, तो दोनों आप याद रखेंगे। ऑप्शन में जो होगा उसके अनुसार आप टिक कर देंगे। गोल्डस्टीन साहब थे। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों याद रखेंगे आप। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज पूछी है तो ये की थी जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर पूछा जाए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। 7 पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7। इसको आप याद रखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और सबसे हल्का तत्व पूछा जाए कौन सा होगा? तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व
होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, एक मोल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ 6.023 गुणे 10 की पावर 23। इसको आप याद रखेंगे। तो पूछा जाए कि एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.023 गुणे 10 की पावर 23 इतने जो है इतने परमाणु होते हैं एक मोल में। तो आप इसको याद रखेंगे एज इट इज। अगला है वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आप याद रखेंगे, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु क्या है, तो वायु का पूछा गया तो ये है मिश्रण है। मिश्रण मतलब मिक्सचर है। वायु क्या है? मिक्सचर है, भिन्न गैसों का मिक्सचर है। खारा पानी जो है संकेत क्या करता है? तो आपने देखा होगा समुद्र में कैसा पानी होता है, तो खारा पानी होता है। और ये किसको संकेत करता है? तो ये नमकीन पानी को संकेत करता है। किसको? नमकीन पानी होता है खारे पानी में। कैसा पानी होता है? तो नमकीन पानी होता है। अगला है रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये लौह पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन क्या पाया जाता है? आयरन यानी लौह पाया जाता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन या लौह पाया जाता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में जो है लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300। इसी तरह से पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या में। ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था इसके प्रतिपादक डाल्टन साहब थे। कौन थे? तो डाल्टन साहब ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसी तरह पूछी जाए सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। तो आप याद रखें, सीधा क्वेश्चन पूछा गया कांच क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था। तो ये अतिशीतित द्रव है। जैसे पूछा था वायु क्या है, तो वायु क्या है? वायु मिश्रण है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के स्कंदन हेतु विटामिन के आवश्यक है। याद रखेंगे। रक्त के कोआगुलेंट के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के आवश्यक हो जाएगा। अगला है इससे क्या होता है? रक्त का थक्का। इसकी कमी, इस विटामिन के कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये उसकी पूर्ति करता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो ये आप याद रखेंगे कॉपर और प्लस जिंक की मिश्र धातु है। इसके आंसर नहीं लिखा है टाइपिस्ट ने, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं कॉपर और जिंक का। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। इसकी आप ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी से आप ट्रिक याद रखेंगे। पिताजी से पी होता है पीतल और ता से होता है तांबा। तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। और जी से जिंक हो जाएगा। तो जो पीतल है वो किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का। तो पिताजी से आप याद रखेंगे कि पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का, मतलब कॉपर और जिंक का। एक अश्वशक्ति किसके बराबर है? इसका भी आंसर छूटा है। तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट। 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर कितनी होती है? 746 वाट होते हैं। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य। सही नहीं लिखा, बहुत एरर करता है टाइपिंग में। तो ध्वनि तरंग क्या है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग। तो ध्वनि तरंग क्या हो जाएगी? ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये रहे सारे क्वेश्चन 50 हमने देख लिए हैं। तो आज का क्वेश्चन दे ले, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। इससे पता चलता है कि आप कितना सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर। तो ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ये है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है, अगर आपको पता होगा, आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, जो साइंस की इससे पहले क्लास आई थी। तो कौन सी गैस का मिश्रण है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको क्लास कैसी लगी यह भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर देंगे तथा लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।